हेलो स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 10th क्लास का चैप्टर है और इससे लगभग तुमको एग्जाम में 5 से लेकर 10 नंबर तक मिलेगा, ये तय है। इसमें ये तुम्हारे क्लास का चौथा नंबर का चैप्टर है। ये चौथा नंबर में है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी का समरूप एक चैप्टर है तुम लोग का बहुपद। तो देखो, अगर इसको जो समझ गया वो इसको समझ गया, या फिर उल्टा करो, जो इसको समझ गया वो इसको समझ गया, दोनों चीज़ बराबर है। ठीक है ना। अब रहा बात कि तुमको समझना क्या है। अगर इस चैप्टर को पढ़ लिया तो ये 100% उसको समझ में आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं उसको। तो सबसे पहले देखो, द्विघात समीकरण है क्या, तो उससे पहले हम लोग को बहुपद को समझना होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो इस चीज़ को समझ जाओगे। तो बहुपद के बारे में बताता गया कि वैसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या, या तो 0 रहे, या तो 1 रहे, या तो 2 रहे, या तो 3 रहे, सो ऑन जहाँ तक जाए। तो जब चर का घात पूरा संख्या रहेगा तो उसी को हम लोग बहुपद बोलेंगे। अब चर क्या है, तो जब गणित तुम पढ़ोगे तो इसमें गणित में 2 वर्ड आता है, इस चीज़ को समझना पहले। एक होता चर और एक होता अचर। देखो, चर मतलब होता क्या कि ऐसा पद जिसका मान हम लोग को मालूम ही नहीं है, जब तक इसको हल नहीं करेंगे तब उसका मान पता ही नहीं चलेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं गणित की भाषा में, चर बोलते हैं। अब इसमें जैसे देखो, x आता है, y आता है, z आता है, p आता है, q आता है, इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं इसको। ये सब गणित की भाषा में कहलाता है चर, कि x y z ये सब दे दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं चर। और ऐसा मान जो फिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं अचर। तो गिनती का संख्या या फिर जो बटे में आ जाए, दुनिया में जितना प्रकार का संख्या वो सारा का सारा चर कहलाता है। और उसके अलावा गणित में जो भी चीज़ मानते हो कहलाता अचर। सॉरी, ये उल्टा हो गया, मतलब कि जो जितना प्रकार का भी संख्या वो हो गया अचर, और बाद बाकी जिसका मान हम लोग को नहीं मालूम है उसको हम लोग निकालते हैं, x y z मान के उसको निकालते हैं, वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो इसी का जो समूह है, जब इस दोनों को आपस में मिला देते हैं तो वही बनता बहुपद। वही चीज़ क्या बनता है, बहुपद। तो इस दोनों को पहले से मिलाने के बाद बनता पहले बीज व्यंजक। तो इस दोनों को पहले मिलाएंगे तो बीज व्यंजक, और यही बीज व्यंजक तब आगे चल के क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सरल शब्द में समझते हैं कि चर समझ में आ गया जिसमें x y z सारा रहेगा, और एक हो गया अचर जो संख्या है, दुनिया में जितना प्रकार का संख्या देखते हो सारा का सारा अचर है। जब इस दोनों को आपस में मिला दे तो ये हो जाएगा बीज व्यंजक। तो चर और अचर के समूह को बीज व्यंजक बोलते हैं। और जब इस बीज व्यंजक में जब हम लोग चर का घात देखेंगे तो कहने का मतलब, जैसे देखो x + 5, देखो इसमें चर है और अचर है, ये हो गया बीज व्यंजक। चर और अचर या तो जोड़ के साथ रहेगा, या तो गुना के साथ रहेगा, घटा के साथ रहेगा, भाग के साथ रहेगा। मतलब चर और अचर जब आपस में आएगा तो ये चारों में से किसी भी साथ में रह सकता है, और रहने के बाद वो क्या कहलाएगा, एक बीज व्यंजक कहलाएगा। तो जैसे देख लो कि ये x + 5 है, ये बन गया बीज व्यंजक। इसमें जो चर है, इस चर का घात देखना। घात मतलब इसके ऊपर जो पावर रहेगा, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। अगर इसको ऐसे लिख दे या फिर इसको ऐसे लिख दे तो देखो, ये जो चर है इसके ऊपर घात देखो 3 है, एक पूरा संख्या है, पूर्ण संख्या। देखो ये चर है, इसके ऊपर घात कुछ नहीं तो 1 है, इसमें पूरा संख्या है। तो इस प्रकार के बीज व्यंजक को बोलते हैं बहुपद। तो जैसे ये बीज व्यंजक भी है, ये बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि इसका चर पूरा संख्या। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या बनता है कि सारा का सारा बहुपद बीज व्यंजक होगा, लेकिन सारा का सारा बीज व्यंजक बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि देख लो कि अगर कोई इस प्रकार से लिख दे, ये बीज व्यंजक है, ये क्या है, बीज व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें चर का घात क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ये बीज व्यंजक है लेकिन ये बहुपद नहीं हो सकता। अब एग्जाम में सवाल बहुपद से यहाँ से बनता है, 4 ऑप्शन देकर पूछेगा कि इसमें कौन बहुपद में है। तो वैसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात क्या होगा, एक पूरा संख्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, वही क्या कहलाएगा, बीज व्यंजक, वो कहलाएगा बहुपद। पूरा संख्या ये भी है, तुम भी सोचोगे ये भी तो एक पूरा संख्या है, तो फिर ये बहुपद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके आगे माइनस आ गया। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है। ठीक है ना। पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर है, इस बात को याद रखो, दोनों बराबर नहीं है।
पूर्ण मतलब होता पूरा पूरा संख्या, वैसा संख्या जो हम लोग गिनती में गिनते हैं, 0 से लेकर अनंत तक जो गिनते हैं वो हो गया पूर्ण संख्या। पूर्णांक 0 से लेकर अनंत तक भी पूर्णांक है, और 0 से जो माइनस अनंत तक जाएगा, -1 -2 -3, वो क्या कहलाता, वो पूर्णांक कहलाता। तो पूर्णांक में जो प्लस वाला पूर्णांक होगा, अगर वो घात में आ जाए तब वो फिर बीज व्यंजक बहुपद होगा, और पूर्णांक वाला माइनस वाला पूर्णांक घात में आ जाए पूर्णांक, तो फिर वो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बीज व्यंजक होगा, लेकिन वो बहुपद नहीं होगा। तो दोनों में अंदर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता, अब आसान क्वेश्चन वो नहीं पूछता यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन पूछता कैसे, 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि इसमें से बीज व्यंजक में कौन है। जैसे देखो पहला ऑप्शन दे दिया x² + 7 पे घात -2 + 5x। फिर ऑप्शन बी दे दिया यहाँ पे x² बटे x पे घात -2 + 7x + 3। फिर सी में दे दिया ये, हाँ, x पे घात यहाँ पे दे दिया ये 4 + 8 पे घात -2 + 3x², और डी में दे दिया सभी। अब तुमसे पूछा क्या कि इसमें से बीज व्यंजक में कौन है, इसको हटा देते, इसमें सिर्फ x² देते। अब तुमको पूछा कि इसमें से ये बीज व्यंजक तो सब है, क्योंकि चर और अचर आ गया। अगर तुमसे बीज व्यंजक पूछेगा तो सभी बीज व्यंजक है, क्योंकि चर और अचर जैसे आ जाए साथ में हमेशा क्या हुआ, बीज व्यंजक होगा। अब तुमसे पूछ दिया कि इनमें से कौन बहुपद में है, तो क्या बताओगे इसमें से क्या हो सकता है, बी। तो जैसे तुम ऐसे टिक लगाओगे तो एग्जाम करेगा, ऐसे नहीं देगा नंबर हो। तो देखो यही तो तुमको पकड़ना है कि सवाल पूछता सही है वो, लेकिन तुमको थोड़ा सा वहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि देख लिया सवाल टिक मार दिया, होता है ऐसा, बहुत सारा सवाल होता है कि देखने तुमको आसान लगता है टिक मार देता। जैसे ये सवाल है, ये लगभग 99% बच्चा गलत करके आएगा इस सवाल को, और उसको लगेगा कि हम सही करके आए। तो देखो तुमको सबसे पहले इस चीज़ को चेक करना होगा कि बीज व्यंजक से बहुपद कैसे बनता है। तो सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि वैसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूरा पूरा संख्या हो, वही क्या है, बीज व्यंजक। अब तुम यहाँ पे एक माइंड लेके आओ, अपने दिमाग में सोचो कि सिर्फ चर का बात बोला है, अचर का बात कुछ नहीं बोला है। परिभाषा में अचर का बात कहीं नहीं आया है कि अचर का घात कैसे नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ तुमको चेक किसका घात करना है, चर का घात। देखो यहाँ पे चर का घात चेक किए, पूरा पूरा संख्या, चर का घात चेक किए, पूरा पूरा संख्या, तो ये बीज व्यंजक है। अब देखो इसमें देखो चर का घात चेक किए, पूरा पूरा संख्या, चर का घात चेक किए, पूरा पूरा संख्या। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किसका घात चेक करना है, चर का। तो ये भी बीज में, ये भी बहुपद में है। हमको इसका घात नहीं देखना, हमको सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ चर है उसका घात देखना, तो मतलब ये भी बहुपद में है। अब इसमें आ जाओ, जैसे इसमें चेक करोगे चर का घात पूरा पूरा है, चर का घात पूरा पूरा, अचर से हमको कोई मतलब है ही नहीं, तो ये भी बीज व्यंजक है। तो आंसर ये वाला होगा। तो बहुपद पकड़ में आ गया। तो अगर बहुपद पकड़ में आ गया तो फिर द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात जो भी बहुपद आए वो भी तुमको समझ में अब आएगा, ठीक है ना। तो जो बच्चा को बहुपद समझ में आ गया अब आगे उसको दिक्कत होगा नहीं। अब देखो आगे चलते हम लोग इसमें कि हम लोग को तो बहुपद समझ में आ गया, लेकिन हम लोग को पढ़ना द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, जब बहुपद हम लोग समझ लिए कि बहुपद है क्या, तो बहुपद का बहुत सारा प्रकार है, उसको भी समझना होगा, तब हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहले देखो बहुपद का प्रकार, तो चर के आधार पर ये आएगा यहाँ पे अनंत। तो चर के आधार पर अनंत मतलब क्या हो गया कि चर में हम लोग x, y, z कुछ भी ले सकते हैं और ये अनंत तक जाएगा, ये तो तय है। जैसे देख लो कि एक बहुपद लिख रहे हैं x² + 7y + 3z + 6p + 3r, ये अनंत तक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर चर के आधार पे बहुपद पूछेगा तो अनंत चर में बहुपद हो सकता है। ये अलग चर है, ये अलग चर है, ये अलग चर है, ये अलग चर है, अनंत तक हो गया। जैसे अगर तुमको कोई सवाल लिख दिया x² + 5x + 3, सबसे पहले देखो ये बीज व्यंजक है। अगर बीज व्यंजक है तो आगे सोचेंगे, अगर बीज व्यंजक, ये तो बीज व्यंजक है, तो सबसे पहले तुम क्या सोचा कि ये बीज व्यंजक है। अब बीज व्यंजक में सबसे पहले तुमको अब ये सोचना कि ये बहुपद में है या नहीं है। अगर बहुपद में है तो फिर आगे का कहानी होगा, अगर बहुपद में नहीं तो आगे का कहानी समाप्त ही से, ठीक है ना। तो देख लिया कि इसका चर का घात पूर्ण संख्या, इसमें भी चर का घात पूर्ण संख्या, तो मतलब ये बहुपद में है, ये बहुपद में है। तो बहुपद में है तो कितने चर में बहुपद, तो एक ही चर में बहुपद की दोनों जगह सिर्फ और सिर्फ x है। तो वैसा बहुपद जिसमें एक ही प्रकार का चर हो तो उसको एक चर में बहुपद बोलेंगे। अब इसको दो चर नहीं बोलना कि तुम बोलोगे भाई यहाँ पे एक बार x है, यहाँ पर भी एक बार x है, दो चर में बहुपद हो गया, तो ऐसा नहीं, दोनों जगह क्या है, x ही तो है, दोनों के लिए x का मान क्या होगा, एक ही जैसा तो आएगा, अलग अलग थोड़े आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे x होता, यहाँ पे y होता, तो फिर इसको हम लोग दो चर में बहुपद बोलते हैं।
तो बहुपद का प्रकार समझ में आ रहा है ना कि 9th में जब तुम लोग पढ़े हो 3.1 से तीसरा चैप्टर, तो सवाल यही से स्टार्ट हुआ है कि कितने चर में कौन बहुपद है। तो ये एक चर में बहुपद है, तो मतलब अलग अलग चर आएगा तो उतना चर में वो बहुपद होगा। अगर सवाल को ऐसे ही लिखता है तो ये 2 चर में बहुपद, एक x यहाँ पे, ये y यहाँ पे है, तो हो गया क्या 2 चर में बहुपद हो गया ये। अगर 3 x y z आया था तो 3 चर में बहुपद। तो चर जब अलग अलग होगा तो उतने चर में वो क्या कहलाएगा, बहुपद। तो किसके आधार पे बहुपद हो गया, चर के आधार पे। अब दूसरा आएगा घात, पद के आधार पे बहुपद, पद के आधार पर बहुपद, तो ये भी अनंत होगा। पद मतलब देखो, सबसे पहले कि जब हम लोग बीज व्यंजक को पढ़ेंगे तो उसमें पद किसको बोलेंगे, तो पद उसी को बोलेंगे जब वो जोड़ घटा के साथ वो अलग रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे। 8th क्लास में भी इस चीज़ को हम लोग पढ़े थे। जैसे देख लो कि ये जोड़ घटा के साथ ये अलग है, देखो जोड़ के साथ ये वाला अलग है, जोड़ के साथ ये वाला अलग है, तो कुल मिला के इसमें 2 पद है। अब इसमें कोई गिनना नहीं कि 1 2 3 4 पद नहीं है। पद हमेशा बीज व्यंजक में 2 ही चीज़ से अलग होगा, तो जोड़ से है तो फिर घटा से। तो कुल मिला के ये एक पद है, क्योंकि जब चर और अचर के बीच जब कोई चिन्ह रहता तो किसका चिन्ह रहता है, गुना का चिन्ह रहता है। ये हम लोग 7-8 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को। तो इसके बीच में कोई चिन्ह है तो ये गुना में है, इसके बीच में कोई चिन्ह है तो गुना है, इसके बीच कोई चिन्ह है तो गुना है। तो चर अचर के बीच में जब कोई चिन्ह ना रहे तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, गुना मानते हैं उसको। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, कुल मिला कितना हो गया। अब एक चीज़ क्लियर हो गया कि सबसे पहले ये बीज व्यंजक है। बीज व्यंजक में देखिए बहुपद है या नहीं, तो सबका घात देखो, इसमें घात 1 है बहुपद है, इसमें घात 1 है बहुपद है, इसमें घात 1 है, चलो इसमें 2 दे, तो ये बहुपद है। तो मतलब पूरा संख्या, इसमें पूर्ण संख्या, इसमें पूर्ण संख्या, इसमें पूर्ण संख्या, ये बहुपद में है। अब तुमको अगर चर के आधार पे बहुपद बोलेगा तो कितना चर में बहुपद, ये नहीं, फिर देखो ये दोनों एक ही ना हो गया, ये 2 चर में बहुपद है। तो देखो चर के आधार पे पूछेगा तो 2 चर में बहुपद, पद के आधार पे पूछेगा तो 1 2 3। सवाल को समझोगी, क्वेश्चनर यहाँ से घुमा दिया तो फिर घूम जाओगे सब, ठीक है ना। तो चर के आधार पे पूछ दिया तो 2 चर में बहुपद, अगर पद के आधार पे पूछ दिया तो 1 2 3 पद में बहुपद। देखो एक ही क्वेश्चन, उत्तर देखो दोनों का अलग अलग आ रहा, सिर्फ एक वर्ड बदल रहा। चर के आधार पे पूछा तो 2 चर, पद के आधार पे पूछ दिया तो 3 पद। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो मतलब पद के आधार पे भी तब क्या होगा, ये अनंत होगा, पद के आधार पे भी क्या होगा, अनंत होगा। अब देखो तीसरा बच गया और यहाँ से तुम्हारा 10th क्लास स्टार्ट होता है। घात के आधार पे बहुपद है ना, घात के आधार पे बहुपद, और हम लोग को यही पढ़ना है इस चैप्टर में कि घात के आधार पे ही तुम्हारा चैप्टर में बहुपद को दिया है। इस दोनों के आधार पे अब इसमें नहीं दिया, ये हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं। तो अब देखो घात के आधार पे बहुपद मतलब जितना उसके ऊपर घात होगा उतना घात में वो बहुपद कहलाएगा। जैसे देखो अगर x + 5 लिख दिया तो इसके ऊपर घात कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कहलाया एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद बोलते हैं। घात 1 है तो एक घाती या फिर रैखिक। अगर घात 2 आ जाए तो द्विघाती, घात 3 आ जाए तो त्रिघाती, घात 4 आ जाए तो चतुर्थ घाती, घात n आ गया तो n घाती। ये समझ में आ गया। और हम लोग को पढ़ना क्या है, द्विघाती समीकरण पढ़ना, बहुपद नहीं पढ़ना। हम लोग को पढ़ना क्या है, द्विघाती समीकरण। कि द्विघाती बहुपद हम लोग 2.1 से लेकर 2.4 तक में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे पढ़े ना बहुपद, लेकिन वहाँ पे भी बहुपद मैक्सिमम 3 तक ही आया है, 2 और 3, जबकि 9th क्लास में हम लोग 3 तक गुणनखंड किए भी है, वहाँ पे किए है ना। तो मतलब अब घात के आधार पे बहुपद क्या होगा, तब अनंत होगा। तो देखो चर के आधार पे भी अनंत, पद के आधार पे भी अनंत, घात के आधार पे भी अनंत, कोई समस्या नहीं है। हम लोग को यही चीज़ पढ़ना। अब देखो सवाल यहाँ पे, एक सवाल यहाँ पे अब लिखते हैं। अब तुमको तीनों चीज़ इसमें बताना है। अब सबसे पहले देखो ये बीज व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों आ गया। अब ये बहुपद में है या नहीं है, बहुपद में है। चर का घात पूर्ण संख्या, चर का घात पूर्ण संख्या, ये बहुपद में है। अब तुमको पूछ दिया चर के आधार पे कौन सा बहुपद है, ये एक चर में बहुपद, एक ही चर है ना, x x x, एक चर में बहुपद हो गया। और ये पद के आधार पे पूछेगा तो 1 2 3, 3 पदी बहुपद। चर के आधार पे एक चर में बहुपद, पद के आधार पे त्रिपदी बहुपद, है ना। अब घात के आधार पे पूछेगा तो जो मैक्सिमम रहेगा वही, तो ये हो गया द्विघाती बहुपद। तीनों चीज़ समझ में आ गया, एक ही सवाल में तीनों चीज़ है। अगर तुमको चर के आधार पर पूछे, देख लेंगे चर एक ही जैसा चर है, ये भी और ये भी दोनों एक ही चर है, तो मतलब एक चर में बहुपद है ये, है ना। अगर तुमको पद के आधार पर पूछ दिया तो 1 2 3 त्रिपदी बहुपद है। अगर तुमको घात के आधार पर पूछ दिया तो ये
मैक्सिमम 2, जो मैक्सिमम घात रहेगा उसी घात में वो क्या कहलाएगा, बहुपद। तो द्विघाती बहुपद, तो बहुपद में कोई समस्या नहीं, लेकिन तो भी फंसोगे। अब देखो एक सवाल अब हम देते हैं। देखो चैप्टर को ऐसे ही पढ़ना होगा, तब चैप्टर कहीं जाके समझ में आएगा। मैथ में तो टाइम देना पड़ेगा, बिना मैथ का कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा तुमको टाइम देना भी पड़ेगा। अब देखो एक सवाल यहाँ पे लिखते हैं। लिख दे एक सवाल यहाँ। सबसे पहले बीज व्यंजक है, माइंड में यही चीज़ को लेगा, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों चीज़ है। अब उसके बाद देखो बहुपद है या नहीं, तो चर का घात पूर्ण संख्या, चर का घात पूर्ण संख्या, चर का घात पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद में है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब तुमको पूछ दिया कि कितने चर में बहुपद, x अकेला, y अकेला, z अकेला, तो तीनों चीज़ अलग अलग, तो 3 चर में बहुपद हो गया। अब पद के आधार पे 1 2 3 4, 4 पद में बहुपद। अब घात के आधार पे मैक्सिमम घात 4, बस यही तुम करोगे और यही गलती कर बैठोगे, ठीक है ना। अब देखो सुनो ध्यान से कि घात के आधार पे बहुपद कब होगा, ये एक समस्या यहाँ पे बनता है, और लगभग बच्चा इसको टिक करता है इससे। अच्छा मास्टर को भी हम देखे पढ़ाते हुए कि इस प्रकार से करता है, लेकिन ये चीज़ गलत है। देखो घात के आधार पे बहुपद एक ही शर्त पे होगा, जब उसमें चर एक ही जैसा रहेगा। चर अगर अलग अलग आ जाए तो घात के आधार पे कभी भी बहुपद नहीं होगा। तुम लोग गौर किया इस बात को कि जब हम लोग बहुपद पढ़े तो सब जगह था तो x ही था, सब जगह था तो y ही था, सब जगह था तो u ही था, ऐसा ही था ना। इस चीज़ को गौर किए हो ना, तो मतलब क्लियर ये चीज़ हो गया क्या कि घात के आधार पे जब भी बहुपद तुम पढ़ोगे तो उसमें चर क्या होगा, एक ही जैसा होगा, उसमें अलग अलग चर कभी भी नहीं आ सकता है। तो मतलब ये चर के आधार पे बहुपद है, पद के आधार पे भी बहुपद है, लेकिन घात के आधार पे बहुपद नहीं है। तो गलत हो गया ना सवाल यहाँ पे। तो ये घात के आधार पे बहुपद एक ही शर्त पे होगा, जब उसमें क्या होगा, चर एक जैसा होगा। तो इसलिए किसी चर में, किसी भी घात में बहुपद नहीं कहलाएगा। ये चर के आधार पे होगा, पद के आधार पे होगा, लेकिन घात के आधार पे बहुपद नहीं होगा। क्योंकि अभी तक जो हम लोग बहुपद पढ़े हैं, जब त्रिघात पढ़े तो एक ही जैसा घात, द्विघात पढ़े तो एक ही जैसा चर, त्रिघात पढ़े तो एक ही जैसा चर। उसके बाद हम लोग बहुपद में जितना भी पढ़े उसमें एक ही जैसा चर था, एक सवाल में एक ही जैसा चर था। तो इसलिए घात के आधार पे बहुपद एक ही शर्त पे होगा, जब उसमें चर एक जैसा रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो बहुपद अगर समझ में आ गया तो अब चलते हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो एक द्विघात बहुपद लिखते हैं, 5x² प्लस 6x प्लस 8। सबसे पहले ये बीज व्यंजक है, चर के आधार पे पूछ दिया तो एक चर में बहुपद, पद के आधार पे पूछ दिया तो 3 पद में बहुपद, और घात के आधार पे पूछ दिया तो द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद है ये बहुपद, अभी ये बहुपद है, यह समीकरण में अभी नहीं बदला। अब देखो इस बहुपद को समीकरण में हम लोग कैसे बदलते हैं। तो देखो वह बहुपद तुमको बहुपद ही लेना होगा, बीज व्यंजक वहाँ पे यूज नहीं करना, क्योंकि बहुपद हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे घात आएगा। जब घात आ गया तो बहुपद है, जब घात ही नहीं तो बहुपद क्या हो सकता बीज व्यंजक हो। तो वैसा बहुपद जब वो किसी के तुल्य हो जाए, वैसा बहुपद जब वो किसी के तुल्य हो जाए, मतलब किसी के साथ उसका कंडीशन आ जाए। तुल्य मतलब वो किसी के बराबर हो जाए, किसी के साथ उसका तुलना हो जाए, तो वैसा बहुपद को हम लोग बोलते हैं समीकरण। वैसा बहुपद को क्या बोलते हैं, समीकरण। तो इस बात को याद रखो कि वैसा बहुपद जब उस बहुपद को किसी चीज़ का हम लोग बराबर कर दे तो वैसा बहुपद को हम लोग बोलते हैं समीकरण। अब उसमें जितना घात दे दो उतना घात में समीकरण, 2 दे दिए तो द्विघाती समीकरण, 3 दे दिए तो त्रिघाती समीकरण, 1 दे दिए तो रैखिक समीकरण। ये चीज़ क्लियर हो गया ना। तो आसान हो गया चैप्टर कि वैसा बहुपद जब उस चीज़ को हम लोग किसी चीज़ के बराबर कर दे तो हो गया समीकरण। अगर उस समीकरण में जो चर का घात 2 है तो वो क्या कहलाएगा, द्विघाती समीकरण। तो एक सटीक परिभाषा क्या बना कि वह बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो तथा वह बहुपद किसी चीज़ के बराबर हो जाए, किसी के तुल्य हो जाए, तो उस प्रकार के द्विघाती बहुपद को द्विघाती समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया ये। अब देखो इसमें तो कुल मिला के ये तब क्या हो गया, द्विघाती समीकरण। इसको मान लो कि हम लोग 0 के बराबर कर दिए तो एक कंडीशन लग गया कि ये समीकरण इसके बराबर होगा। अब रहा सवाल कि ये जो बराबर होगा ये कैसे बराबर होगा, इसका तो कोई बात होगा ना। अब देखो इसका बात क्या, ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, इसके साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जो हम लोग के पास चर है इसका कुछ ना कुछ मान ऐसा निकल के आएगा कि जब यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो वो किसके बराबर हो जाएगा हल करने के बाद, 0 के बराबर। तो कंडीशन को यही x फॉलो करेगा, ये जो तुम्हारा चर है ना यही कंडीशन को क्या करेगा, इसको पूरा कंप्लीट करेगा, फॉलो करेगा। मतलब ये जो x का मान निकल के आएगा जब इस समीकरण में रख दिया जाएगा तो हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। 0 दिए तो 0 के बराबर, 5 दिए तो 5, जो दे दो तुम यहाँ पे जितना चीज़ रखेंगे तो x का वैसा मान निकल के आएगा
जो इसको इसके बराबर कर दे हल करने के बाद, तो वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, तो तब ये क्या कहलाता है कि ये इसका तुल्य है। अब देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, कि सवाल यहीं से बनेगा कि द्विघात समीकरण तो समझ में आ गया। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो यही है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ये इसका क्या कहलाता है, व्यापक रूप। इस a के यहाँ पे कुछ ना कुछ मान आएगा, इस b के यहाँ पे कुछ ना कुछ मान आएगा, और c तो कांस्टेंट है, ये भी मान दे के रखेगा। जैसे देख लो कि 6x² + 5x + यहाँ पे 10 = 0। देखो यहाँ पे a का मान हो गया 6, यहाँ पे b का मान हो गया 5, और यहाँ पे c का मान हो गया 10। तो a b c तीनों हम लोग का यहाँ से निकल गया। अगर तुमको कहीं बोल दे कि इसको व्यापक रूप में लिखे, अगर सवाल को ऐसे वो दे दे और सवाल में बोल दिया कि इसको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लिखे, तो तुमको लिखना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस। देखो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, प्लस, लेकिन दोनों जगह माइनस है। तो अब देखो इसको लिखने का तरीका देखो कैसे होगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, हम लोग सवाल को ऐसे लिखेंगे। अब देखो फिर इसको हल करो, तुम यही चीज़ पूरी जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये वाला होगा तुम्हारा व्यापक रूप। तो सवाल को कैसे भी घुमा के दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुमको याद होना चाहिए कि व्यापक रूप होता कैसे है। तो इसका क्या हो गया, व्यापक रूप, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलो। तो जब देखो, जब इसको हम लोग हल करेंगे, क्योंकि एक चीज़ तो हम लोग पढ़ लिए क्या, कि ये जो x है यही इसका चर है, और इस चर का मान हम लोग को निकालना है। इसका कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा, क्योंकि ये तो फिक्स नहीं है। ABC फिक्स है, कुछ भी दे सकता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक कोई भी संख्या वो दे सकता है उठा के। लेकिन ये x का मान नहीं हम लोग को मालूम है। तो ये जो x का मान निकल के आएगा, ये जो x का मान हम लोग यहाँ से जो निकाल के लाएंगे, ये कहलाएगा इसका शून्यक। इस समीकरण का क्या कहलाएगा, ये शून्यक, या फिर ये कहलाएगा मूल, या फिर यही कहलाएगा इसका मान। ये 3 वर्ड याद रखना, ये क्या कहलाएगा, शून्यक, या फिर मूल, या फिर मान। ये जो x का मान निकल के आएगा, यही 3 नाम से हम लोग इसको जानेंगे कि x का मान क्या होगा। तो वो मान को हम लोग या तो शून्यक बोलेंगे, मूल बोलेंगे, या फिर मान बोलेंगे। तो अब इसको निकालने का कोई ना कोई विधि होगा, तो उस विधि को पहले छोड़ो। पहले ये जानो कि इस x का मान को जो हम लोग निकाल के लाए हैं यहाँ से जो निकल के आएगा ये x का मान, तो x का मान कै गो आएगा निकल के, ये भी एक समस्या बनता है। तो इसमें कै गो मूल हो सकता है, तो बस इतना याद रखो, घात जितना रहेगा उतना उसका मूल होगा। घात अगर 2 है तो इसका मूल भी कितना आएगा, 2 आएगा। घात अगर 3 है तो इसका मूल भी कितना होगा, 3 होगा। और घात अगर 4 है तो इसका मूल भी कितना आएगा, 4। क्योंकि सवाल डायरेक्ट पूछता है कि तुमको द्विघात समीकरण दे देगा, बोलेगा इसमें मूलों की संख्या कितना है। तो घात अगर 2 है तो 2 मूल, घात अगर 4 है तो 4 मूल, घात अगर अनंत है तो मूल भी कितना आएगा, अनंत। तो बस एक चीज़ क्लियर हो गया कि जितना घात उतना उसका मूल निकल के आएगा। तो इसमें 2 मूल आएगा, इसमें मूल कितना आएगा, 2 मूल आएगा। अब दोनों मूल का नाम कुछ अलग अलग देगा। अब ये जो 2 मूल निकल के आएगा यहाँ पे, हो सकता है कि दोनों सेम आ जाए, ऐसा भी तो कंडीशन बन सकता है। हो सकता है कि दोनों मूल अलग अलग भी आए, ये भी कंडीशन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इसका मूल हम लोग निकाल ही ना पाए। तीनों कंडीशन यहाँ पे हो सकता है कि हो सकता है कि मूल एक जैसा आ जाए, हो सकता है कि मूल अलग अलग आए, दोनों का मान जो x का आएगा दोनों अलग अलग आएगा, हो सकता है कि ये निकलेगा ही ना। ये तीनों कंडीशन इसमें संभव है, तो उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। अब देखो इसमें, तो ये जो मूल यहाँ से निकल के आएगा तो इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, ये सबसे बड़ा समस्या आता है। तो इसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। अभी ये है क्या, अल्फ़ा बीटा क्या है। तो देखो गणित में लगभग हम लोग जितना चैप्टर पढ़ते हैं वो लगभग चैप्टर यूरोपियन जो कंट्री है, जितना भी देश है, यूरोप एक महादेश है, तो बात पता है सबको। इस महादेश में जितना देश है, उस देश का एक खासियत शुरू से क्या रहा है कि दुनिया में लगभग चीज़ों का आविष्कार यही किया है। जितना चीज़ तुम लगभग देखते हो इस दुनिया में, तो गणित का भी जानकारी सबसे पहले हम लोग को वहीं से मिलता है। जैसे त्रिकोणमिति सब पढ़ते हैं, ये मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति हो गया, उसके बाद ये तुम्हारा बीज व्यंजक वाला जो चैप्टर हो गया, सारा का सारा ज्ञान हम लोग को वहीं से मिलता है। इंडिया साइड में या फिर एशिया महादेश में इसका कोई इतना डेवलप शुरू से था ही नहीं, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे जो जो चीज़ चलता था संकेत के रूप में, तब ये सब चीज़ का प्रयोग करता था। असल में ये सब चीज़ ना वहाँ का एक अक्षर है, लेटिन भाषा के ये सब क्या है, अक्षर है। जैसे हम लोग क ख अपना देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं, ये सब हम लोग का लिपि हो गया, हिंदी हम लोग का भाषा हो गया। उसी प्रकार से अल्फ़ा बीटा गामा थीटा ये सब क्या हो गया, वो सब क्षेत्र का ये सब अक्षर था, और उसी को किस रूप में दिखाने लगा हो, सांकेतिक रूप में दिखाने लगा हो। इसीलिए हम लोग इस मूल को हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा, और दूसरे को क्या मानते हैं, बीटा। तो अल्फ़ा बीटा अगर गणित के भाषा में बोले तो तुम कभी नहीं बोलना कि द्विघात समीकरण का ये मूल है, ये गलत हो जाएगा। तो तुमको कभी कोई पूछ दे कि अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है,
तो तुम क्या बताओगे कि द्विघात समीकरण का मूल है 100% ये गलत है, ऐसा तुम नहीं बोल सकते हो। इसको तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। जब उसको गणित के संदर्भ में पढ़ोगे तब उस द्विघात समीकरण का क्या होगा, वो मूल होगा। और ऐसे अगर तुमको पूछ दे कि अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है, तो तुम एक ही वर्ड में उत्तर देना ये सब लैटिन अक्षर है। जैसे हम लोग हिंदी में क ख, इंग्लिश में ABC पढ़ते हैं, उसी प्रकार से लैटिन में क्या है, सब ये सब अक्षर है। इसका हम लोग प्रयोग सांकेतिक रूप में किस में करते हैं, गणित में करते हैं। जैसे थीटा का प्रयोग कोण के रूप में कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा का प्रयोग मूल के रूप में कर लेते हैं। तो तुम वहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल देना थीटा क्या है, कोण, गलत हो जाएगा। वहाँ थीटा अगर गणित के संदर्भ में पूछ रहा तब क्या होगा, वो कौन होगा, नहीं तो बाद बाकी फिर वो क्या हो जाएगा, एक अक्षर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो दो मूल निकल के आता है, एक को मानते हैं अल्फ़ा और एक को मानते हैं बीटा, एक को मानते हैं अल्फ़ा और एक को मानते हैं बीटा। अब देखो इस दोनों के बीच कुछ ना कुछ संबंध है। ये संबंध जब ये फॉलो करेगा, इसमें जो जो संबंध आता है और उस चीज़ को ये फॉलो कर लिया, तब तो हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग का मूल सही निकला है। अगर फॉलो नहीं किया तब तो हम लोग का मूल गलत निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2-3 सूत्र हम लोग का अब यहाँ पे बनेगा। तो उससे पहले देख लो कि द्विघात समीकरण जो दिया, इसका जो हम लोग मूल निकालेंगे तो कब कब मूल एक जैसा हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा बीटा के बराबर हो जाए, फिर बीटा अल्फ़ा के, ये समान मूल हो गया। कौन सा मूल हो गया, ये समान। अगर दोनों अलग अलग आ रहा, एक अल्फ़ा एक बीटा, मतलब ये अगर 4 ये 5 दोनों अलग अलग आ गया, ये हो गया असमान। अगर दोनों निकले ही ना तो ये हो गया काल्पनिक, किसको हम लोग निकाल नहीं सकते, सिर्फ इसका कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या तब, वो काल्पनिक। ये तीनों कंडीशन को फॉलो करने के लिए हम लोग के पास एक शब्द आता है, क्या, विवेक कर, विवेक कर, या फिर इसको विवेचक बोलते हैं, इसको विवेचक बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसमें देखो ये रिलेशन क्या बताता है, विवेचकर बोलता क्या है कि इस द्विघात समीकरण में जो A है, इसमें जो B है और इसमें जो C है, इस तीनों के बीच एक संबंध क्या आता है कि ये जो B वाला पद है इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस का 4AC कर दीजिए, ये कहला है विवेचकर। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग D से दर्शाते हैं, ये हो गया विवेचकर। इसका जो मान निकल के आएगा, मतलब इसमें जो ABC है, इसमें B का स्क्वायर कर दिए -4 और A गुना C कर दिए, उसके बाद B स्क्वायर में इसको घटा दिए। घटाने के बाद अगर ये D का मान, ये जो D निकल के आया, जो विवेचकर निकल के आया, अगर इसका मान 0 से बड़ा आ जाए तो इसका जो मूल निकलेगा, x का जो मान आएगा, ये x का मान एक अल्फ़ा आएगा और एक बीटा आएगा, दोनों अलग अलग आएगा, ठीक है। अगर इस D का मान 0 के बराबर हो जाए तो इसमें x का मान जो आएगा अल्फ़ा और बीटा बराबर होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस D का मान 0 से छोटा आ जाए तो इसका मूल हो जाएगा काल्पनिक। तब तुम जितना भी प्रयास कर लो तुम x का मान नहीं निकाल सकते हो। अब वहाँ पे हम लोग x का मान नहीं निकाल सकते हैं, चाहे तुम जो भी विधि लगा दो, x का मान हम लोग नहीं निकाल सकते। अब रहा सवाल कि अगर तुमको कोई द्विघात समीकरण से सवाल एक दे दिया, बोला कि बताओ x का मान क्या होगा। अब तुम बहुत तेज़ हो पढ़ने में, लेकिन सामने वाला ही बहुत होशियार है, उसको तो पता है कि बहुत तेज़ है, लेकिन वो चैप्टर में इसको फंसाना है, तुमको यहीं से उठा के सवाल दे देगा वो। और तुम्हारे पास जितना भी विधि है सब लगा लोगे, तुमसे सवाल नहीं बनेगा। अब सामने वाला समझ जाएगा कि इसको कितना आता है। तो जब भी अगर तुमको द्विघात समीकरण में कोई टेस्ट करने के लिए सवाल दे, उसको पता है कि तुम गुणनखंड कर लोगे, वर्ग विधि से बना लोगे, सूत्र के माध्यम से निकाल लोगे, उसको सब कुछ पता है, लेकिन तो भी तुमको सवाल दिया, सवाल तुमको तब यहाँ से देगा वो। जब यहाँ से सवाल देगा तुम गुणनखंड करना स्टार्ट कर दोगे, उसको पता चल जाएगा कितना जानता है। तो तुमको सबसे पहले क्या चेक करना हो, इसी चीज़ को चेक करना हो। जैसे अगर ये चीज़ निकल गया तो 100% तुम किसी विधि से उसका मान नहीं निकाल सकते हो। हाँ, इस दोनों विधि से भी तुम चेक कर लो। हाँ, अगर ये दो कंडीशन आ गया तब तो तुम इसका मान निकाल सकते हो। ये चीज़ समझ में आ गया ना। देखो इधर ध्यान दो, हम लोग अभी द्विघात बहुपद का समीकरण का व्यापक रूप देखें, ये वाला है। अब इसका जो मूल निकालेंगे तो मूल इसमें 2 निकल के आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण तो 2 मूल, एक होता अल्फा और एक होता बीटा। इसको निकालने के लिए कंडीशन हम लोग के पास है क्या, विवेचकर। तो विवेचकर हो गया क्या कि B² - 4AC। इसमें जो अचर पद है ABC, वही इसमें बैठा के हल करेंगे। अगर इस कंडीशन में D का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल होगा वास्तविक, मूल वास्तविक तथा असमान, तथा असमान।
क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है यहाँ से, मतलब एक अल्फा निकलेगा एक बीटा। क्वेश्चन कैसे पूछता है देखो ऑब्जेक्टिव में, तुमको एक द्विघात समीकरण दे देगा और पूछेगा बताओ इसका मूल क्या होगा, वास्तविक, असमान, वास्तविक, समान या फिर काल्पनिक। ऐसे 100% क्वेश्चन पूछा और पूछेगा भी एग्जाम में। तो अब तुम देख लेना ये कंडीशन लगा के, ये कंडीशन मेरा ऐसा आ गया कि इस डी का मान 0 से बड़ा आ गया, तो ये वाला कंडीशन आएगा, 1 नंबर हो गया तुम्हारा एग्जाम में, यहाँ से पूछता है एग्जाम। दूसरा कंडीशन देखो, अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो इसका भी मूल वास्तविक होगा लेकिन ये समान निकल जाएगा, मतलब अल्फ़ा और बीटा आपस में बराबर हो जाएगा, फिक्स है। अगर इसका मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल इसका काल्पनिक होगा, काल्पनिक मतलब इसका मूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, जो ये जो अल्फ़ा और बीटा जो निकालेंगे हम लोग नहीं निकाल सकते। तो इस 3 कंडीशन में अगर ये 2 कंडीशन फॉलो कर गया तब तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब रहा सवाल कि इसको निकालेंगे कैसे, इसका विधि क्या क्या है, तो उस विधि को जानेंगे। ये चैप्टर पूरा हो गया समाप्त, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा एक चीज़ और पूछता है कि इस दोनों मूल के बीच संबंध क्या है। अगर ये हम लोग मूल निकाल सकते हैं इसका, तो इसके बीच कुछ ना कुछ संबंध आएगा। उस संबंध को हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये एक संबंध था वहाँ पे, और एक था अल्फ़ा इंटू बीटा ये एक संबंध था, और त्रिघात समीकरण में भी था वहाँ पे। तो जब हम लोग बहुपद पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग 2 ही चीज़ देखेंगे कि ये वाला कंडीशन किस में फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो कर रहा है तो हम लोग किस विधि से सवाल को हल कर सकते हैं। और एग्जाम में 2 ही चीज़ पूछेगा तुमसे ये, ठीक है ना। इस प्रकार से कंडीशन देगा, तुमको पूछेगा कि हाँ इसका मूल ज्ञात करें। अब तुम उसमें जो जो विधि आएगा, एक विधि आएगा गुणनखंड विधि, एक आएगा तुम्हारा बीज व्यंजक विधि मतलब सूत्र का विधि आ जाएगा, और एक आ जाएगा पूर्ण वर्ग विधि। ये 3 विधि से हम लोग एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें सबसे आसान विधि होता है क्या, गुणनखंड विधि। अगर सवाल में स्पेशल कोई विधि लिखता है तो फिर ठीक है, हम लोग उसी विधि से बनाएंगे। अगर कुछ ना लिखे सवाल में तब तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो विधि होगा उस विधि से हम लोग सवाल को बना देंगे, जो तुमको समझ में आता। तो पहले देखो इसको उतार लो, पहले इसको उतारो फिर इसको उतारो, तब हम लोग विधि को देखते हैं, ठीक है। उतारो इसको। अब देखो यहाँ पे एक सवाल दे दिया, द्विघात समीकरण का एक सवाल है ये, ठीक है। तो अब बोला क्या कि इसमें आप मूल ज्ञात करें इसका, या फिर शून्य ज्ञात करें, या फिर मान ज्ञात करें। घुमा फिरा के बात एक ही है, एक्स का मान निकालना। अब कुल मिला के हम लोग के पास 3 विधि है इसको ज्ञात करने का। सबसे पहले गुणनखंड विधि, ये पहला विधि है कि हम लोग एक्स का मान निकाल सकते हैं। दूसरा हो गया बीज व्यंजक, मतलब इसमें सूत्र आएगा, सूत्र विधि से हम लोग इसको निकालेंगे। और तीसरा इसमें आएगा पूर्ण वर्ग विधि। तीन विधि से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। लेकिन बस माइंड में एक ही चीज़ होना चाहिए कि सबसे पहले तुमको डी चेक करना है। डी में अगर ये 2 कंडीशन फॉलो किया तब हम लोग किसी भी विधि से इसका मान को निकाल सकते हैं। अगर तीसरा फॉलो कर गया ये, तब तो हम लोग इसका किसी भी विधि से मान नहीं निकाल सकते। ये चीज़ क्लियर हो गया। सवाल में डायरेक्ट लिख रहा है क्या कि इसका मान ज्ञात करें, तब तुमको डी चेक नहीं करना है। जैसे एग्जाम में सवाल दे दिया कि इसका गुणनखंड करें या फिर इसका मूल ज्ञात करें, तब तुम ये डी चेक नहीं करना, डी तुमको तब वहाँ पे चेक नहीं करना है। अगर सवाल में ये लिख दे कि इसका मूल वास्तविक है या नहीं है, अगर ये चीज़ लिख दिया कि मूल का अस्तित्व है या नहीं, सवाल जब लिखेगा वो तो दे देगा इस प्रकार से द्विघात समीकरण, और लिखेगा आगे क्या कि यदि मूल का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करे, तब उस कंडीशन में तुमको डी चेक करना पड़ेगा। और वो डायरेक्ट लिख दिया कि मूल ज्ञात करे, तब हम लोग डी को चेक नहीं करेंगे। तब तुम स्वतंत्र हो, किसी भी विधि से इसका मान को निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ रहा तो ये सबसे आसान विधि होता है, इसी से बना दोगे। सवाल में अगर कंडीशन लगा रहा है कि आप गुणनखंड विधि से बनाए, फिर बीज व्यंजक से, फिर पूर्ण, तब तो उसी विधि से बनाना होगा। सवाल यहाँ से पूछा है, पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को पूछा है, 5 नंबर में पूछा है कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, तब तुम गुणनखंड से बनाओगे, आंसर निकाल भी दोगे तो भी तुमको 0 नंबर देगा, कि वहाँ पे विधि का वर्णन कर दिया ना वो, ठीक। अब देखो सवाल एग्जाम में पूछने का है तो हल करने का तरीका पता चल गया कि हम लोग को हल कैसे करना है। अब सवाल एग्जाम में पूछने का 2 तरीका है। तरीका क्या, कि एक सवाल को डायरेक्ट ऐसे दे देगा, द्विघात समीकरण के रूप में दे देगा डायरेक्ट सवाल को, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग किसी विधि से निकाल देंगे। लेकिन दूसरा देखो समस्या क्या होता है, ये शब्द समस्या वाला जो सवाल होता है कि अब सवाल को क्या कर दिया, उस शब्द में लिख दिया, शब्द में लिख दिया, उसके बाद तुमको समीकरण में लाना, तब सवाल को बनाना, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो ये वाला समीकरण जो होता है, यहाँ से जो समीकरण निकालते तो इसमें दिक्कत होता है, तो इसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये भी आसान है।
तो देखो इससे हम लोग को क्या निकालना होगा, ये वाला चीज़, तब इसमें से किसी ना किसी विधि से हम लोग को बनाना होगा। तो सवाल यहाँ से भी पूछता है 2 नंबर में, पूछता है ना कि किसी बगीचे की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, इस प्रकार से कंडीशन दे देता है वो। अब इसको तब फिर तुमको वो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए बोलता है। तब वहाँ पे तुमको क्या करना होगा, शब्द को पढ़ के पहले द्विघात समीकरण बनाना होगा, तब उसका फिर तुमको हल निकालना होगा। तो सवाल 2 ही कंडीशन में पूछेगा ना, या तो सवाल को डायरेक्ट वो समीकरण में दे दे, या फिर सवाल को डायरेक्ट वो शब्द में दे दे। दोनों तरीक़ा से पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव यहीं से लगभग पूछेगा, सब्जेक्टिव यहाँ से पूछता लगभग, है ना, दोनों कंडीशन से पूछ देगा। अब देखो ये जो सवाल लिखा है, तो इस सवाल को हम लोग बनाते हैं सबसे पहला विधि गुणनखंड विधि से। इस विधि से इसको पहले बनाते हैं कि गुणनखंड विधि से सवाल कैसे बने। तो देखो गुणनखंड विधि जैसे ही बनाने जाओगे तो ये बहुत ही आसान विधि होता है। तो हम लोग के पास सवाल है कि 2x² - 7x + 3, इसमें अल्फ़ा और बीटा हम लोग को निकालना है। तो देखो द्विघात समीकरण हम लोग 8 क्लास से हल करते हुए आए। इसका रूल क्या है कि जो स्क्वायर वाला पद है, जो स्क्वायर वाला पद है उसके साथ जो a है, ये a का ही मान है। इस a को हम लोग c से गुना करेंगे। इससे करेंगे c से गुना करेंगे। तो c से गुना करेंगे तो आ जाएगा a × c, तो 3 × 6 आ गया। अब ये जो 6 संख्या हम लोग के पास आया, जब इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, इसको 2 भाग में बांटना है, तो 2 भाग में बांटने के बाद अगर इसको गुना करे तो फिर घूम के वही पहुंच जाए। अगर इसको जोड़े या फिर घटाए तो ये b के बराबर हो जाए। अब b कौन है, ये बीच वाला है। ये कंडीशन समझ में आ रहा है, माइंड में बैठाओ कि सवाल आएगा और यहीं से पूछेगा बार बार, और तुम बार बार गलती करोगे। जब इस प्रकार से सवाल देगा ये कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करो, तो सबसे पहले देखो जो स्क्वायर वाला पद है उसके साथ जो a है, a का गुना c के साथ करेंगे। c के साथ गुना करने के बाद जो आएगा उसको 2 भाग में बांटना है। 2 भाग में बांटने के बाद अगर गुना करेंगे तो फिर वही c पुर जाए हम लोग का, मतलब जो 2 भाग में बांटे तो वही पहुंच जाए। अगर उसको जोड़े या फिर घटाए तो क्या आ जाए, b आ जाए, मतलब बीच वाला आ जाए, है ना, ये b है। तो मतलब a और c को गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो आएगा उसको 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में बांटने के बाद उसको गुना करने के बाद वही c पहुंच जाए, और जोड़ें या फिर घटाने के बाद वो b हो जाए। तो ये कंडीशन जब फॉलो कर जाएगा तो इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे, है ना। तो देखो ये 6 आया, 6 को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। 2 3 -2 -3। तो इसको गुना करो तो आ गया कितना, 6। इसको गुना करो तो भी आ गया कितना, 6। अब देखो इसको जोड़ो, जोड़ने से या फिर घटाने से क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। तो देखो इसको अगर तुम जोड़ोगे तो आएगा, नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। इसको जोड़ेगा तो -5, ये भी गलत हो गया। तो मतलब इस 6 का गुणनखंड और हो सकता है, ये 2 3 भी हो सकता है, -2 -3 भी हो सकता है, उसके बाद -6 -1 भी हो सकता है, 6 और 1 भी हो सकता है। देखो गुना करो, 6 पुर गया, जोड़ो 7 पुर गया, लेकिन 7 लेके नहीं आया ना, क्या लेके आना, -7। तो कुल मिला के -6 गुना -1, तो 6 गुना 1 6 माइनस प्लस, तो प्लस का 6 आ गया, 6 प्लस में ही है ना, 6 प्लस का आ गया। अब दोनों को जोड़ो, -6 -1 क्या आ गया, -7। तो मतलब ये वाला फॉलो करेगा हम लोग, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो हम लोग तोड़ेंगे किस में इसको, -6 और -1 में। ये समझ में आया। अब देखो जब बार बार बनाओगे तो ऑटोमेटिक बनेगा। अब तुम सोचोगे एक बार बना लिया हो गया, कभी नहीं होगा ऐसा, पढ़ाई में कभी नहीं हो सकता। सीधा सा बात, कोई भी चीज़ को जितना बार पढ़ोगे उससे तुम्हारा उतना लगाव बढ़ जाएगा। जैसे घर में ही देख लो, बहुत सारा रिलेशन है घर में, भैया है, पप्पा है, मम्मी है, और जितना रिलेशन सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार मम्मी से होता है सबको, लड़का हो फिर लड़की। कारण क्या है कि सबसे ज़्यादा मम्मी बोलते हैं घर में, है ना, जो काम है सबसे पहले मम्मी को ही याद करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ होता है, मम्मी के साथ ही होता है। तो बस सीधा बात पढ़ाई में भी है, जितना तुम जिसमें टाइम दोगे वो सब्जेक्ट तुम्हारा अपना होगा। तुम बोलोगे एक बार बना लिए हो गया अपना, संभव ही नहीं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बार बार बनाने के बाद ये माइंड में बैठता है। तो अब चलो इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो ये तो अपने यहाँ पे बैठ गया ऐसे ही 2x²। अब इसमें क्या हो जाएगा, -6x और -x। देखो दोनों को जोड़ो, -7 हो गया, दोनों को गुना करो, क्या आ गया, 6 आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, लेकिन जब इसमें जोड़ देंगे यहाँ पे 6 नहीं लिखना है, जो है वही बैठेगा। सिर्फ हम लोग को ये गुना करके 2 भाग में बांटना था, है ना। अब देखो जोड़ा देखो, हम लोग को जोड़ा ही पुराना था, ये 2 जोड़ा आ गया। इस दोनों जोड़ा में देखो 2x कॉमन आ जाएगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 3 6 है ना। तो जो एक जैसा चीज़ होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बचा, ये माइनस है तो माइनस, 2 3 6, यहाँ पे 3 बचा। x यहाँ पे एक बारी गुना में था वो निकल चुका है,
यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा। अब इस दोनों में देखो, इस दोनों में कोई एक चीज़ एक जैसा नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो है, एक ये सब में रहता है, एक भगवान होता है, इस बात को याद रखो। दुनिया में कुछ नहीं तो एक सब के साथ है ना। जिस प्रकार से जीरो क्या भस्मासुर, ये बताए थे ना कि इसको तुम किसी के साथ गुना कर दो सबको भस्म कर देगा, कुल मिला के जीरो के बराबर हो जाएगा। ये एक क्या भगवान है और ये क्या हो गया भस्मासुर है ना। इसको तुम किसी के साथ गुना करो, जैसे निशा के साथ कर दे गुना, तो देखो बराबर जीरो ही आया। अब निशा नहीं लिखना यहाँ पे, है ना। हाँ, लेकिन सिर्फ और निशा, तुमको एक के साथ निशा करो तो फिर निशा आ जाएगा, तो मतलब निशा में भी भगवान है। इसलिए ना हम लोग बोलते हैं कि इंसान में भी क्या छुपा हुआ है, भगवान का रूप है, तो है ना, भगवान ही है इसमें, है ना। एक भगवान है तो सब में एक है, हम लोगों में भी एक है ना। अब तो इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, -1, तो यहाँ पे बच गया x माइनस, देखो ये माइनस कॉमन आ चुका था, x माइनस में था तो क्या हो गया प्लस। ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है, ये गुना होता है, ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, -3 बराबर 0, माइनस प्लस माइनस हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पे समझो, ये 3 गुना 5 और 3 ब्रैकेट 5, क्या इस दोनों में अंतर है? बात नहीं करो, क्या इस दोनों चीज़ में अंतर है या फिर नहीं है, पहले ये बताओ हमको। नहीं है अंतर। दो कैसे, यहाँ पे देते हैं 45 और यहाँ पे भी दे देते हैं 45, इसको थोड़ा अलग लिखते हैं। यही सब तो देखो, ये गणित का यही सब तो जादू है जी, कि जो गणित जानता है उसके लिए बहुत कुछ है गणित में, अगर जो नहीं जानता तो बहुत दिक्कत है उसके लिए। देखो जब इसको हल करोगे तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का। तो 15 × 45, 15 × 5 = 75 आया, है ना। बोर्ड मास, पहले भाग तब गुना। इसको जब हल करने जाओगे तो देखो यहाँ पर भी क्या गुना, ब्रैकेट के साथ जब कोई चिन्ह ना रहे तो हम लोग क्या मानते हैं, इसको गुना मानते हैं। लेकिन देखो गुना दो चीज़ का गुना है, एक ये वाला गुना और एक का वाला गुना। अब समस्या यहाँ पे यही पैदा होगी, यहाँ पे कौन वाला गुना, यहाँ पे का वाला गुना कि यहाँ पे ये वाला गुना। क्योंकि देखो जब ये वाला गुना आता तो वहाँ पे भाग का काम पहले होता है, और जब ये वाला गुना आता तो वहाँ पे इसका काम पहले होता है, तब इसका काम बाद में होता है। अब बताओ कि इसमें कौन वाला गुना करोगे पहले। अगर तुम का वाला गुना करते हो तब तो पहले गुना करना होगा तब भाग, अगर तुम ये वाला गुना करते हो तो पहले भाग देना होगा तब गुना। अब जब भी ब्रैकेट के साथ कोई संख्या आ जाए और उसके बीच में कोई चिन्ह आए तो गुना आएगा, लेकिन गुना हमेशा कौन वाला होता है, का वाला। देखो तो 5 × 15, 15 × 45, इसका आंसर क्या आ गया। तो दोनों बराबर हुआ, कहाँ से बराबर हुआ, अलग अलग हुआ, तो दोनों क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। बंद करो दोस्तों। अब देखो इसका गुणनखंड हो गया, ये दोनों एक जैसा आ गया, हमेशा दोनों घर एक जैसा ही आएगा, इसमें फिक्स है। ये घर बाहर आ गया, ये पूरे यहाँ पे 2x और ये -1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इस दोनों को 0 के बराबर करो, इसको एक बार करो 0 के बराबर, इसको एक बार करो 0 के बराबर। जब इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आ जाएगा 2, नहीं 3 आएगा, है ना। x - 3 बराबर 0, तो 3 इधर माइनस उधर जाके प्लस। अब इसमें जब x का मान निकालोगे तुम, एक देखो इधर माइनस में है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस, 2 इधर x के साथ गुना में तो उधर जाके हो जाएगा ये भाग। तो देखो ये x का 2 मान निकल के आ गया, एक अल्फा इसमें और एक इसमें बीटा है। अब देखो द्विघात समीकरण में जब भी सवाल देगा तो तुमको गुणनखंड विधि से ऐसे ही बनाना, और x का 2 मान आएगा ही 100%, ये फिक्स है। चलो इसको उतार लो। देखो सवाल वही हम लोग के पास जो गुणनखंड विधि से हम लोग निकाले 3 और 1/2। अब उसी सवाल को हम लोग बीज व्यंजक विधि मतलब सूत्र से बनाते हैं। तो जब भी सूत्र का बात आएगा तो सबसे पहले तुमको डी निकालना होगा। इसमें डी निकालने के बाद तब हम लोग x का मान अल्फा और बीटा को निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम लोग को चाहिए a जो कि x² के साथ रहता है, हम लोग को चाहिए b जो कि x के साथ रहता है, और चाहिए c जो अकेला रहता है। तो तीनों निकल गया। सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे d मतलब विभेदकर निकालेंगे, b² - 4ac। अब बैठा देते इसमें b का मान -7, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस यहाँ पे -4 × 2, 2 का 4 × a का मान 2 है और c का मान 3 है। अब देखो इसमें ये हो गया 49 और ये हो गया 4 × 8, 8 × 24, तो कुल मिला के 25। अब देखो d का जो मान निकल के आया ये 0 से बड़ा आ गया, आया ना, 0 से बड़ा। जैसे 0 से बड़ा आ गया इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों अलग अलग निकलेगा, एक अल्फ़ा अलग आएगा और एक बीटा अलग आएगा। तो ये निकलेगा हम लोग का डी का मान। तो जब तुमको चेक करने के लिए बोलेगा कि मूल वास्तविक है या नहीं तो यही तक निकाल देना,
अगर आगे बोल दिया कि इसका शून्यक निकाले तब इसको सूत्र में बैठाएंगे। तो अब देखो, अब हम लोग के पास सूत्र क्या है, तो सूत्र होता है क्या कि x जिसका मूल वो यहाँ पे बैठेगा। तो इस समीकरण में x है तो x y रहता तो y, z रहता तो z। तो देखो मूल बराबर यहाँ पे सूत्र आता क्या कि -b प्लस माइनस √d/2a, ये होता सूत्र होता है इसका मूल ज्ञात करने के लिए। अब बैठा दो इसमें, तो -b तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस √d का मान 25 और बटे में 2a का जगह पर भी 2 है। अब इसको हल करो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और ये हो गया 2 दूना 4। देखो एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, तो 7 और 5 एक बार आ गया ये प्लस में और 7 और 5 एक बार आ गया माइनस में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों चिन्ह है। इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 12/4, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 2/4। अब इसको 4 दिए 12, इसको 2 दूना 4। तो कुल मिला के देखो x का मान आ गया हम लोग के पास, ये हो गया 3 और देखो ये निकल गया 1/2। देखो कितना आसान विधि है ये। फिर घूम के वही चीज़ आया, अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम आ गया, लेकिन विधि क्या था, बीज व्यंजक। देखो ये सबसे आसान विधि होता। अगर एग्जाम में तुमको गुणनखंड नहीं आ रहा तो इस विधि से बना देना, नंबर वो पूरा देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये कौन विधि हो गया, बीज व्यंजक विधि। तो हम लोग गुणनखंड में भी वही आंसर निकाले, बीज व्यंजक में वही निकाले। चलो उतार लो इसको। और एक विधि और बच गया, पूर्ण वर्ग विधि। तो देखो हम लोग इससे पहले 2 विधि देख लिए क्या, गुणनखंड विधि और एक विधि था सूत्र के माध्यम से। सवाल वही है कि गुणनखंड विधि में जो x का मान आया, सूत्र के माध्यम से भी x का मान वही आया। अब हम लोग सीखेंगे इसको पूर्ण वर्ग विधि से। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले 2-3 चीज़ तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग विधि होता क्या है कि मान लो जैसे 2 है, 2 को 2 के साथ गुना करो तो यही होता है पूर्ण वर्ग। तो 2 का स्क्वायर आ गया, यही होता है 2 गुना 2, 2 दूना 4। तो मतलब किसी भी संख्या को या फिर किसी भी चीज़ को खुद के साथ गुना करो तो वही कहलाता वर्ग, सीधा सा बात। तो इसमें भी कहानी वही होगा कि ये जो सवाल दिया कहीं ना कहीं इसको किस में लेके आना होगा, स्क्वायर में लेके आना होगा, वर्ग के रूप में लेके आना होगा, तब सवाल हम लोग का बनेगा। तो जब वर्ग के रूप में आ गया तो 2 चीज़ आ गया ना। देखो 2 पे घात 2 तो मतलब 2 2 बार, 3 पे घात 2 मतलब 3 2 बार। तो और हम लोग को शून्यक भी कितना चाहिए, 2 ही चाहिए। तो वर्ग में अगर ये बदल गया तो शून्यक कितना आ जाएगा, 2 शून्यक हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन इसको बनाने के लिए सबसे पहले 2-3 पॉइंट को लिखना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं सवाल बनेगा। देखो पहला क्या है इसमें कि हम लोग को व्यापक रूप सबसे पहले याद रखना होगा कि व्यापक रूप था क्या। तो द्विघात समीकरण का देखो व्यापक रूप क्या था, ax² + bx + c, यही इसका व्यापक रूप है। सवाल डायरेक्ट पूछता है यहाँ से कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ऐसे ही सवाल को देता है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें देखो 2-3 पॉइंट को लिखना होगा, सवाल आराम से बनेगा। सबसे भारी लगता सवाल में यही, लेकिन सबसे आसान यही है, इससे आसान कोई विधि है ही नहीं। और एग्जाम में पूछा 5 नंबर में, याद रखो द्विघात समीकरण से अगर 5 नंबर सवाल पूछा है कभी भी तो सवाल यही पूछेगा कि द्विघात समीकरण दे देगा और बोलेगा कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। तो क्वेश्चन बैंक में देखना ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। अब देखो पहला इसको करेंगे क्या, पहला काम इसमें क्या करना होगा, पहला पॉइंट देखो सबसे पहले जो x² के साथ है, x² को स्वतंत्र करना होगा, मतलब उसको किसी के साथ नहीं रहना, अकेला छोड़ना होगा। x² के साथ जो भी गुना में रहेगा इसको हटाना है यहाँ से। तो पहला काम क्या करेंगे कि x² को स्वतंत्र करना है, स्वतंत्र करना है, मतलब जो x² के साथ a है उसको हटा देना। अब तुम जैसे हटाओ, पहला पॉइंट ये होगा। पॉइंट से चलोगे तो सवाल सबसे आसान तरीका से यही से बनता है, लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा भारी सवाल बच्चा इसी यहीं से बोलता है कि नहीं यही सबसे भारी है, लेकिन सबसे आसान यही होता है। दूसरा देखो क्या करना है, जैसे x² को स्वतंत्र कर दिया तो इसमें जो c वाला पद होगा ये है c, जिसके साथ कोई गुना में नहीं है, मतलब x गुना में इसमें नहीं रहता। तो c को समीकरण के दाएं ओर लेके चल जाना है। तो उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे कि c को समीकरण के दाईं ओर ले जाना है, ले जाना है, ये दूसरा काम। साफ सुथरा समझते जाओगे तो सवाल आराम से बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, पूछना ही नहीं पड़ेगा सवाल किसी को कैसे बनाएंगे, आराम से बनेगा। तीसरा पॉइंट देखो इसमें दोनों ओर b/2 का होल स्क्वायर जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे b है, इसी का आधा करके स्क्वायर करके क्या कर देंगे, दोनों तरफ हम लोग जोड़ देंगे।
है ना, यहीं पे b है, इसी b का आधा करके क्या करेंगे, स्क्वायर करके दोनों ओर जोड़ देना। और अंतिम पॉइंट a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में सवाल को लाना, समीकरण को लाना है, समीकरण को लाना है, बस सवाल ख़त्म। इतना में ही सवाल है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग को वर्ग चाहिए तो वर्ग आ गया। पहला स्टेप ये करेंगे, दूसरा स्टेप ये करेंगे, तीसरा स्टेप ये, चौथा अपने आप निकल के आएगा। अगर यहाँ तक जो समझ गया, चौथा अपने आप निकल के आएगा। मतलब सवाल से ही तुमको पता चल जाएगा अब इसका या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो कोई इससे आसान तरीका इसमें होता नहीं है। ये सबसे आसान तरीका, बताने का बहुत सारा तरीका है लेकिन तुम्हारे दिमाग में घुसेगा ही नहीं। ये सबसे आसान तरीका होता है बताने का, ठीक है ना। कि पहला स्टेप क्या करना कि जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको अलग कर देना, उसको एक्स स्क्वायर को किसी के साथ नहीं रखना, 3 4 5 जो रहेगा उसको हटाना। कैसे हटाना हो तो हम लोग देख लेंगे सवाल में। दूसरा पॉइंट क्या है कि सी को समीकरण के दाएं ओर लेके जाना। ये जो सी है इधर है तो इसको उधर लेके जाना है। अगर ये इधर प्लस तो उधर जाके माइनस होगा, इधर माइनस उधर प्लस हो गया, तो हम लोग को आता ही है। तीसरा पॉइंट क्या करना है कि दोनों ओर b/2 का होल स्क्वायर को जोड़ देना। दोनों ओर, ये b है इसको आधा करके दोनों तरफ जोड़ देंगे। जैसे जोड़ोगे तुमको समझ में अब आ जाएगा कि वहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस ये आ गया तो सवाल बन गया। चलो इसको उतारो पहले यहाँ तक। तो देखो जो हम लोग के पास पहला पॉइंट था, पॉइंट क्या था कि एक्स स्क्वायर को स्वतंत्र कर देना, एक्स के साथ किसी को नहीं रखना। तो स्वतंत्र करने के लिए क्या करना होगा, इस 2 को हटाना होगा। तो 2 को यहाँ से ले लेते हम लोग कॉमन। जैसे 2 को कॉमन ले लिए तो जब भी किसी चीज़ से कॉमन आता है तो गुना के रूप में बाहर निकलता है। असल में उसका गुणनखंड होता है, तो उस गुणनखंड में जो जो चीज़ होता है उससे वो बाहर निकलता है। तो एक जैसा चीज़ जब गुणनखंड में होगा तो वही चीज़ क्या हो जाएगा, वहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ 2 था, बाहर आ गया। लेकिन देखो इस 7x के पास 2 है, नहीं है 2 इसके पास, क्योंकि 7 के गुणनखंड में 2 आएगा ही नहीं। तो जब गुणनखंड में वो संख्या ना रहे तो उसी संख्या से उससे हम लोग भाग दे देंगे। यानी मतलब ये 2 7 के गुणनखंड में नहीं है, तो इसीलिए 7 को भाग किससे दे देंगे, 2 से, क्योंकि गुना में रहता तो निकाल लेते, गुना में नहीं है तो उससे भाग दे देंगे। तो कहने का मतलब कि -7/2 हो जाएगा। देखो जैसे ये अंदर जाएगा, जैसे अंदर जाएगा इससे भी गुना के यही चीज़ पूरी जाएगा, इससे गुना के देखो यही पूरी जाएगा। 7 गुना 2 करेंगे तो बटे में 2 है, 2 से 2 कट गया तो फिर बच गया क्या, 7 ही बच गया। तो मतलब जब गुणनखंड में कोई चीज़ नहीं रहता और उसको बाहर निकालना हम लोग वहाँ से, तो उसी चीज़ से उसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना। सेम कहानी इस 3 के साथ भी है। इस 3 के पास भी क्या नहीं है, 2 नहीं है गुणनखंड में, तो फिर इसको भी क्या करेंगे, 2 से हम लोग भाग दे देंगे। अब देखो पहला पॉइंट क्लियर हो गया हम लोग का कि एक्स स्क्वायर को स्वतंत्र करना था, हो गया स्वतंत्र। एक्स के साथ कोई नहीं बचा, एक्स स्क्वायर के साथ, तो यही 2 उधर जाके भाग हो जाएगा, इधर गुना में उधर जाके भाग। तो 0 के साथ किसी को भी भाग दो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के उधर बच गया 0। तो मतलब इस साइड में बच गया एक्स स्क्वायर -7/2x + 3/2 = 0। पहला पॉइंट क्लियर हो गया हम लोग, एक्स स्क्वायर को हम लोग स्वतंत्र कर दिए। सवाल पूर्ण वर्ग विधि में जब भी बोलेगा तो पहला यही सोचो कि एक्स स्क्वायर को हम लोग को स्वतंत्र करना है, तो कर दिए हम लोग स्वतंत्र एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना। कैसे करना था ये भी समझ में आ गया। अब देखो अगला काम, दूसरा पॉइंट क्या था कि जो c इधर है बाएं तरफ, उसको दाएं तरफ लेके जाना। तो चलो c को हम लोग दाएं तरफ लेके जाते हैं। एक्स स्क्वायर -7/2x = -3/2। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि जो c वाला पद इधर था बाएं तरफ, उसको दाएं तरफ लेके चल गए। c वाला पद इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो गया। 2 पॉइंट क्लियर हो गया हम लोग। पहला कि एक्स स्क्वायर स्वतंत्र कर दिया, दूसरा कि c जो इधर था समीकरण के बाएं और उसको हम लोग दाएं तरफ लेके चल गए। तीसरा पॉइंट, अब देखो तीसरा पॉइंट हम लोग के पास क्या है कि दोनों ओर b/2 का होल स्क्वायर जोड़ना है। तो b/2 मतलब b को आधा करके जोड़ना है। तो b को आधा, 7/2 का आधा 7/4, 7/2 का आधा, देखो 7/2 का आधा होगा 7/4। अब ऐसा कोई नहीं करना कि इस 2 को काट देना फिर 7 आ जाएगा, क्योंकि कोई क्या करेगा इस प्रकार से भाग देगा, इसको काट देगा, ऐसे नहीं होता ये। तो मतलब ये 7/2 ये 3.5 है, इसी को ना आधा करोगे और 3.5 का और आधा, बहुत बच्चा इसको आधा कर देता है, इसको काट देता है, ये तो बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर b/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख देना, इस पॉइंट को लिखोगे है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दोनों ओर b/2, देखो b के यहाँ पे -7/2, इसी का आधा फिर 2 से गुना, इसी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे। तो कुल मिला के हो गया 49/4। देखो दोनों ओर यही आएगा है ना, b/2 मतलब b का आधा का स्क्वायर करना है।
तो b का आधा का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 49/4 आएगा। तो यही इसी चीज़ को दोनों ओर जोड़ेंगे। तो दोनों ओर 49/4 को जोड़ने पर तो दोनों ओर जोड़ देते हैं हम लोग। तो देखो इधर भी जोड़ेंगे इसको, प्लस 49/4 बराबर -3/2 के साथ भी जोड़ना है 49/4। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया ये पॉइंट? तो पहला काम क्या किया कि सबसे पहले x² को अलग किए। दूसरा काम क्या किया कि जो c इधर था उसको उधर लेके चल गए। तीसरा काम क्या किया कि b का आधा करके दोनों ओर जोड़ दिए। तो देखो यही था b -7/2, यही -7/2 का आधा कर दिए तो -7 का 49 हो गया। और ये 2 × 2 4, 4 का स्क्वायर देखो यहाँ पे 16 हो जाएगा। देखो 2 दूना 4 हुआ ना, तो यहाँ पे 4 चौके 16 होगा। स्क्वायर भी तो करना है, तो मतलब क्या करना होगा यहाँ पे 16, यहाँ भी क्या कर देंगे हम ये हो गया 16। यहाँ तक कोई किसी को समस्या यहाँ तक नहीं ना? चलो उतारो इसको यहाँ तक। देखो हम लोग आगे अंतिम पॉइंट पे। अब दोनों ओर क्या होगा, अब क्या होगा सवाल में कि a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। अब इसमें खोजना होगा क्योंकि अंतिम पड़ाव पे हम लोग चौथा पॉइंट के ऊपर है। तो अब देखो यहाँ पे नजर आएगा हम लोग को, देखो ये हो गया a², ये है हम लोग के पास a²। अब देखो 49/16 ये भी वर्ग संख्या, ये भी वर्ग संख्या है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7/4 का स्क्वायर। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो वही पूरी गया ना। तो देखो a² + b², तो 100% ये हो जाएगा माइनस का 2ab, माइनस है तो माइनस का 2ab। तो a² + b² और ये माइनस का 2ab है। तो इसको तो माइनस का 2ab लिख दो। तो 2a के यहाँ पे x और b के यहाँ पे 7/2। इसको लिखने के बाद देखो कि ये चीज़ पूरा कि नहीं पूरा, क्योंकि देखो ये तो a² था ही, इसको मान लिया हम लोग। ये b² था, यहाँ पे लिख दिए। तो मतलब ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 2ab आएगा। तो माइनस का 2ab लिख दो सूत्र के अनुसार, -2a, a के यहाँ पे x और b के यहाँ पे 7/4। अब देखो इसको हल करने के बाद देखो ये वाला पूरा कि नहीं पूरा, तो पूर जाएगा। देखो 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, तो -7x/2 आ गया वही चीज़। मतलब ये a - b का होल स्क्वायर में बसा हुआ था। अब इधर इसको हल कर दो, ये भिन्न का जोड़ घटा हो गया इधर, तो लघुत्तम यहाँ पे 16 आ जाएगा। 2 × 8 = 16, 8 × 3 = 24 माइनस का, प्लस 16 का 16 1, तो ये हो गया 49। इधर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो a के यहाँ पे x और b के यहाँ पे 7/4, इसी का हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हल करोगे तो ये हो जाएगा 25/16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया लास्ट वाला पॉइंट, या तो a + b का होल स्क्वायर में बदलेगा या फिर a - b का होल स्क्वायर। तो बदल गया ये a + b का a - b का होल स्क्वायर में। अब देखो इधर का स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा रूट, तो हो गया x - 7/4 बराबर रूट के अंदर 25/16। अब ये प्लस माइनस रूट में होगा, ठीक है। एक चीज़ गौर करना कि x² बराबर 4 और x बराबर √4, क्या दोनों समान है या फिर नहीं है? पहले ही बताओ, क्या ये दोनों चीज़ नहीं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब दोनों समान है या नहीं ये पहले बताओ। क्या x² बराबर 4 और x बराबर √4, क्या दोनों समान है या फिर नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मैथ में सब लॉजिक है, क्या कि ये समान है या फिर नहीं है ना। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको ना लिख के रखो, इसको हम समझाएंगे कि आखिर है क्या, ठीक है ना। ये सवाल में नहीं है, लेकिन ये चीज़ को समझना कि आखिर ये बराबर है या नहीं, ये दोनों आपस में बराबर होगा या नहीं। कोई बोलेगा कि सर इसको उधर लेके जाएंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, है ना। तो दोनों में तो 2 आ रहा है, लेकिन दोनों में तो अंतर है, दोनों एक जैसा चीज़ नहीं है। दोनों में ज़मीन और आसमान में जितना अंतर है, इस दोनों में भी उतना अंतर है। तुमको समझाने वाला समझा दे कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है ना। क्या अंतर उसको देखेंगे हम। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या हो रहा है यहाँ पे, x - 7/4 बराबर ये प्लस माइनस 25 का वर्गमूल आ गया 5 और 16 का वर्गमूल आ गया 4। अब इसको हल करेंगे तो हम लोग को x का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले इसको यहाँ तक उतारो, तब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब देखो इसको हल करना हम लोगों को, यहाँ पे देखो ये सवाल है, इसको अब ऊपर लेके आते हैं हम लोग। x - 7/4 बराबर +- 5/4।
अब इसी को हल करना हम लोगों को, तो ध्यान दो इधर 7/4 इधर माइनस में है, तो उधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, ये आ गया इधर हो गया प्लस। नीचे मिटा देते हैं हम लोग, इसका अब जरूरी है नहीं। अब देखो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2x का मान आएगा। एक बार लिख लिया हम लोग प्लस वाला और एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग माइनस वाला। ठीक है, अब हल कर देते हैं इसको। लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ते हैं। जब नीचे समान है तो ऊपर डायरेक्ट जुट जाएगा या फिर घट जाएगा। तो 7 5 12/4, यहाँ पे घटा दो तो 2/4, -5 में से +7 दिया तो 2/4, 4 × 12 1/2। अब देखो x का मान ये 3 आ गया। और अब देखो तीनों विधि से आंसर एक ही जैसा आया ना, तीनों विधि से एक जैसा है ना। देखो पूर्ण वर्ग विधि तुमको लगे कि बहुत बड़ा रूल से बन रहा है, मतलब बहुत बड़ा नियम है इसका, लेकिन सवाल बहुत आसान तरीक़ा से बनता है। अगर एक एक स्टेप तुम समझ गया तो सवाल तुम 5 मिनट में बना दोगे। 5 नंबर का सवाल 3-4 मिनट में 5 मिनट में बना दिया तो क्या दिक्कत है। और सवाल पूछा है, क्वेश्चन बैंक में तुम खोल के देखना, सब द्विघात समीकरण देके बोला है कि इसको द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, और वो 5 नंबर में सवाल को पूछा है। ये तो देखो हम समझाए, इसलिए तुम लोगों को लगा कि इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन बहुत ही आसान है। x² को स्वतंत्र करो, c को दाएं तरफ लेके जाओ, b/2 का आधा करके उसको स्क्वायर करके दोनों तरफ जो b का आधा करके स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दो, और अंतिम में a + b का फिर a - b का होल स्क्वायर लेके आओ, बस निकल गया x का मान। ख़त्म सवाल। समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन बनाने में कोई टाइम लगेगा ही नहीं। अब देखो, अब तुम जितना भी समीकरण तुम्हारे पास है, तुम्हारी किताब में NCERT में जितना सवाल है, टोटल सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से बनाओगे। देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। सीधा सवाल छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, समझ तो गया सब कोई, लेकिन नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे। इसलिए इसको बार बार बनाना पड़ेगा। जितना बार अभ्यास करोगे उतना ये याद रहेगा सीधा सवाल। तो हम लोग तीनों विधि से देखो आंसर को निकाल दिया है। इसका भी कितना आ गया, 3 और 1/2। चलो उतार लो इसको। तो देखो तुम्हारा टेस्ट में जो क्वेश्चन था तुम लोगों के पास द्विघात समीकरण वाला, तो उसमें 1 नंबर में सवाल क्या दिया था कि इसका शून्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्लियर करो कि शून्य क्या है। तो पहले ही बता दिए थे वीडियो में कि शून्यक हम लोग उसको बोलते हैं जो x का मान होता है। x का है तो फिर उसको मान बोलेगा, फिर शून्यक बोलेगा, फिर मूल बोलेगा। तीनों का मतलब क्या बोल रहा हो, x का मान ही निकालने के लिए बोल रहा हो। इसमें अगर तुमको शून्यक निकालने के लिए बोल दिया तो शून्यक तुम क्या निकालोगे, इसका x का मान निकालोगे। अब लेकिन यहाँ पे कोई विधि लिखा ही नहीं है कि किस विधि से बनाना। तो सबसे आसान विधि गुणनखंड विधि है ना। गुणनखंड विधि से नहीं समझ में आता तो सूत्र से बनाओ, सूत्र नहीं आता तो तुम पूर्ण वर्ग विधि से बना। लेकिन याद रखो, अगर सवाल में वो विधि लिख दिया कि आपको इसी विधि से बनाना है, तब तो सवाल को उसी विधि से बनाना, तब उसके तुमको नियम के अनुसार चलना है। सवाल को लिख दिया कि तुम इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाओ और तुम बना के आ गया गुणनखंड विधि से, उसको तुम नियम का फॉलो नहीं किया तो तुमको 0 नंबर देगा। आंसर पूरा देने से क्या होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम पहले बताया कि डिस्क्रिप्टिव में आंसर उतना मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारा तरीका मायने रखता। सवाल बोला पूर्ण वर्ग विधि से, हम लोग गुणनखंड करके आ गए और खुश हो गए कि आंसर तो हम लोग मिला दिए। आंसर मिलाने से कोई मतलब नहीं उसको, तुम्हारा तरीका जो बोला था उस तरीका को तुम फॉलो नहीं किया। नियम तोड़ोगे तो वहाँ पे तुमको वो नंबर देगा नहीं। सवाल में कुछ लिखा नहीं तो हम लोग गुणनखंड करेंगे, काहे दिमाग लगाएंगे सूत्र से और पूर्ण वर्ग विधि से। तो अब देखो इसमें रूल क्या था कि जो x² के साथ था उसको इसके साथ गुना करना था। गुना करने के बाद मतलब x² के साथ जो रहता है उसको c के साथ गुना करते हैं। c के साथ गुना करने के बाद इसको 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में, 2 भाग में। गुना करने से यही चीज़ बुझ जाए और जोड़ने या घटाने से ये b के बराबर हो जाए। b अब देख लो ये वाला b है, मतलब -5 पुर जाए। ठीक है, अब देखो हम लोग के पास 2 × 2 पुर गया 4, लेकिन 2 जोड़ 2 4 पूरा, तो मतलब ये वाला गुणनखंड नहीं होगा हम लोग। ठीक है ना, 2 × 2 हम लोग नहीं ले सकते। तो अब फिर क्या ले सकते हैं, तो देख लो 5 × 1 5 × 1 5 हो गया, लेकिन हम लोग को तो लाना 4 है तो ऐसे कट गया। हाँ लेकिन देखो 4 × 1 4 4 जोड़ 1 5, लेकिन देखो हम लोग को लाना -5 लेके नहीं आना, लाना क्या है -5। मतलब माइनस अगर इसमें भी लगा दे इसमें भी लगा दे, 4 × 1 4, माइनस माइनस गुना में प्लस होता है, प्लस का 4 आया, देखो 4 भी प्लस में ही था, और -4 -1 तो कुल मिला के आ गया -5। तो मतलब गुणनखंड किस में होगा, -4 और -1 में। अब रहा कि जब इसको हम लोग तोड़ने जाएंगे तो क्या -4 को पहले लिखेंगे या फिर -1 को पहले लिखेंगे। इसमें तुम स्वतंत्र हो कि -1 को पहले लिखो या फिर -4 को पहले लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, वहाँ पे वैसा नहीं कि किसको पहले लिखे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। दोनों में से किसी को पहले लिखो फिर बाद में लिखो, कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं।
तो चलो हम लोग को तो मिल गया गुणनखंड -1 और -4। तब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 2x² अपने यहाँ पे रहा, अब इसको तोड़ दिया तो माइनस का 4x और माइनस का x, तो देखो -1 गुना x करो तो माइनस का x ही आएगा, क्योंकि एक सभी में है तो हम लोग इसको गुना करके लिख दिए। जैसे 4 के साथ x गुना हुआ ना तो -4x आया, उसी प्रकार से भी तो देखो गुना करो 4 पुर जाएगा, जोड़ो तो देखो -5 पुर जाएगा। और यहाँ पे प्लस का कितना 2 ही रहेगा, 4 नहीं बैठेगा। सिर्फ वो रूल होता है कि इसके साथ गुना करके आप 2 भाग में कीजिए, लेकिन लास्ट में क्या होगा कि जो c है वही रहेगा, c कभी नहीं बदलता है। अब इसमें देखो, अब देखो जोड़ा, इस दोनों जोड़ा में 2 दोनों में है, ठीक है ना, और दोनों में x भी है, निकाल लिए इसको। यहाँ पे बचा x और यहाँ से 1 2 निकल गया तो बचा 2, गुना में निकला ये ब्रैकेट। इस दोनों में कुछ नहीं तो -1 दोनों में। जब कॉमन कुछ नहीं रहता है तो माइनस सब में होता है, एक सब में होता है ना, तो एक सब में था, लेकिन -1 हम लोग निकाल लिए इसको माइनस करने के लिए, क्योंकि 2 माइनस में तो इसमें भी 2 किस में आना चाहिए माइनस, क्योंकि घर एक जैसा होना चाहिए। घर में एक जैसा चीज़ होगा तो ठीक है। तो हो गया x माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 2 हो गया ये। अब देखो घर एक जैसा, निकाल लो घर को कॉमन, निकाल लिए घर को कॉमन, निकल गया घर कॉमन। ये पूरे यहाँ पे 2x बचा, इस पूरे जगह पे 2 बचा, तो ये बराबर 0 था, तो हम लोग 0 दे के चलते हैं इसको। अब देखो ये वाले पद को 0 के बराबर करो और इसको भी 0 के बराबर करो। जब इसको 0 के बराबर करोगे तो 2 इधर माइनस में, उधर जाके प्लस, निकल गया एगो शून्यक। अब इसमें देखो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस में है, 2 इधर गुना तो उधर जाके तो निकल गया x का दोनों मान। तो ये निकाल दिया हम लोग गुणनखंड विधि से। देखो इतना ही करना था, एग्जाम में जो तुम्हारा सवाल था इतना ही हम लोग को करना था। तो समझ में आ गया ना गुणनखंड कितना आसान है। अब इसको तुम पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते हो, आंसर यही आएगा। सूत्र से भी बनाओगे तो यही आएगा। तो 1 नंबर में सवाल तुमको यही करना था इसमें। समझ में आ गया सभी को? गुणनखंड उतार लो। तो देखो इस चैप्टर में जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था पूरा हम समझा के ख़त्म कर दिए। इसमें सवाल भी बता दिए 1-2 को। अब देखो तुम लोग का होमवर्क क्या रहा है कि एनसीईआरटी में जितना सवाल है, ठीक है ना, एग्जाम्पल से लेकर पूरा चैप्टर तक सारा सवाल को बनाओगे। कि तुम लोगों के पास बीच में अब टाइम बच गया है ना, टाइम तो मिला के 7 दिन टाइम फिर बीच में है। इस 7 दिन में टोटल चीज़ को पूरा बना लोगे। अब उसमें जो डाउट रहेगा हम लोग एनसीईआरटी को पूरा इसमें फिर हल करेंगे। डाउट रहना ही नहीं चाहिए। कुल मिला के एनसीईआरटी को पूरा बना लेना। उसके बाद द्विघात समीकरण से जहाँ भी सवाल मिले टोटल सवाल को बना लेना। तुम्हारा जो समस्या रहेगा उसको तुम अलग से लिख के रखोगे। तो आने वाला वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सवाल का प्रॉब्लम जितना होगा। अब वहाँ पे थ्योरी नहीं चलेगा, हम थ्योरी पूरा समझा दिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं।